स्टडी क्लास। हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। और इस संदर्भ में हमने पिछली क्लास में वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा या वैगनर्स कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में चर्चा की। आज की क्लास जो संबंधित है वह है संवहन धारा का सिद्धांत या कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। जो संवहन धारा का सिद्धांत है, वैगनर द्वारा दिए गए जो बल संबंधी या फोर्स संबंधी जो कमियां थी या जो महाद्वीपों के संचलन में का कारण जिस बल की व्याख्या की थी वैगनर ने, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया? संवहन धारा का सिद्धांत लाया गया। तो वैगनर में जो विस्थापन या महाद्वीपों के विस्थापन संबंधी जो कमियां या फोर्स की बात की, चर्चा की बात की या क्रियाविधि की बात की, उन कमियों को दूर करने के लिए संवहन धारा का सिद्धांत आया। अब वैगनर के जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की जो क्रियाविधि थी उसमें कौन कौन सी कमियां थी उसको समझ लें, तब हम क्या करेंगे? संवहन धारा सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। अनुसार कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं वह क्या था? एक जो अलग अलग कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं वह क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंट था। आपस में सभी कॉन्टिनेंट क्या है? जुड़े हुए थे। अलग अलग, जैसे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। तो जो अलग अलग कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, पहले क्या था? एक आपस में या सभी कॉन्टिनेंट क्या है? जुड़े हुए थे। वैगनर ने उसे क्या कहा था? पैंजिया कहा था। वैगनर ने इसे पैंजिया कहा। और इस जो सुपर कॉन्टिनेंट है इसके तरफ क्या था? चारों तरफ जल फैला हुआ था, एक महासागर था। वैगनर ने उसे क्या बताया? पैंथलासा कहा। वैगनर ने उसे पैंथलासा कहा। और यह स्थिति कब की है? कार्बोनिफेरस काल की। कार्बोनिफेरस काल की। आगे चलकर इसमें पैंजिया का विभाजन होता है। उत्तरी भाग नॉर्थ भाग और साउथ में क्या होता है? डिवाइड होता है। और इसका डिवाइड होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में इसका विभाजन होता है। और जो बीच वाला भाग था, जब यहाँ गैप बनेगा, इसे कहा गया था टेथिस सागर कहा गया। पैंजिया का नॉर्थ वाला पार्ट है उसको क्या कहा गया? लारेंसिया कहा गया। और जो साउथ वाला पार्ट था उसे कहा गया गोंडवानालैंड। गोंडवानालैंड। तो विभाजन के बाद इनका संचलन होता है उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ क्या होता है? इनका संचलन होता है। और जब इसमें विभाजन हुआ या इसमें क्या, पहला जो उत्तरी पार्ट है वह लारेंसिया बना और साउथ वाले पार्ट को क्या कहा गया? गोंडवानालैंड कहा गया। क्योंकि यह जो पैंजिया है वह कहाँ स्थित था? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। अब इसका संचलन होगा उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ इसका संचलन होगा। तो लारेंसिया वाला पार्ट, उत्तरी वाला पार्ट, उत्तरी भाग है, उससे नॉर्थ अमेरिका का निर्माण हुआ, लारेंसिया से यूरोप का निर्माण हुआ और एशिया का निर्माण हुआ। और यहीं पर क्या है? आर्कटिक क्षेत्र है, इसका निर्माण होता है। वहीं जो दक्षिणी वाला पार्ट है यानी गोंडवाना लैंड है, उससे साउथ अमेरिका का निर्माण हुआ, अफ्रीका का निर्माण हुआ। यहाँ पर भारत क्या है? अफ्रीका के पास यहाँ जुड़ा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया भी क्या है? यहीं पर जुड़ा हुआ था। इसका मूवमेंट उत्तर की तरफ होता है और ऑस्ट्रेलिया का इस तरफ होता है, तो इनका भी विभाजन हुआ। तो जो साउथ में सभी पार्ट हैं इक्वेटर के, इनका निर्माण किससे हुआ? गोंडवानालैंड से। जबकि उत्तरी भाग या लारेंसिया से निर्माण होता है, अमेरिका, यूरोप और एशिया और आर्कटिक क्षेत्र का निर्माण होता है। संचलन किस तरफ हुआ? उत्तर की तरफ हुआ और पश्चिम की तरफ हुआ। अब जो पैंजिया का संचलन होता है, उस संचलन के पीछे जो कारण क्या है, किस फोर्स की चर्चा की वैगनर ने,
उसमें बताया जो उत्तर की तरफ जो संचलन हो रहा है वह है क्योंकि जो पोल होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसमें क्या होता है कि उत्तरी पोल और पोल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है अपेक्षाकृत इक्वेटर के। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक है और यह क्या कर रहा है, पैंजिया को उत्तर की तरफ खींच रहा है। और इसको खींचने में मदद कौन कर रहा है, दूसरा उन्होंने बताया, एक तो बताया ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा बताया उत्प्लावन बल बताया। क्योंकि पृथ्वी यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर क्या है कॉन्टिनेंट है और नीची सतह पर क्या है, यह है ओशियनिक प्लेट है। ओशियनिक प्लेट क्या है, घनत्व अधिक है और कॉन्टिनेंट इस पर क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो इस प्रकार इस पर क्या लगता है, उत्प्लावन बल लग रहा है ऊपर की तरफ। तो इसमें दो बलों की व्याख्या की, ग्रेविटेशनल फोर्स और उत्प्लावन बल। और पश्चिम की तरफ मूव होने के पीछे कारण बताया कि एक तो है चंद्रमा का ज्वारी बल बताया और दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन बताया। तो जो इन्होंने क्रियाविद की व्याख्या की, जो बल की व्याख्या की, वह क्या था, पूरी तरह अवैज्ञानिक था और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए लाया गया संवहन धारा का सिद्धांत लाया गया। अब हम संवहन धारा सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। वैगनर में जो बल संबंधी कमियां थीं, बल संबंधी जो व्याख्या वैगनर की, उन कमियों को दूर करने के लिए लाया गया आर्थर होम का सिद्धांत या संवहन धारा का सिद्धांत लाया गया और यह प्रतिपादित कब हुआ, 1930 में। अब संवहन धारा का सिद्धांत क्या है, या प्लेटों में मूवमेंट क्यों हो रहा, संचलन क्यों हो रहा महाद्वीपों और महासागरों में, उसके पीछे इन्होंने कारण क्या बताया, संवहनी धारा का सिद्धांत दिया। अब इसको हम समझते हैं। यह है पृथ्वी का यहाँ पर है इनर कोर, ऊपरी जो आउटर कोर है जो कि किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में। आउटर कोर के बाद पृथ्वी का आता है मेंटल आता है और मेंटल के बाद जो ऊपरी सतह है क्रस्ट है। ऊपरी सतह पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है वह क्या है, क्रस्ट है। और एक शब्द है लिथोस्फीयर या जिसे कहा जाता है स्थल मंडल कहा जाता है। और स्थल मंडल किससे मिलकर बनता है, क्रस्ट से मिलकर बनता है, क्रस्ट और प्लस जो ऊपरी मेंटल है, मेंटल का आउटर मेंटल का जो ऊपरी भाग है, आउटर मेंटल का क्या है, ऊपरी जो भाग है, इससे मिलकर बनता है स्थल मंडल या जिसे कहा जाता है लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से क्या बनता है, स्थल मंडल बनता है। तो यह वाला पार्ट क्या है, पृथ्वी का स्थल मंडल है, जो ब्लैक कलर का है, यह पृथ्वी का स्थल मंडल है। स्थल मंडल के बाद क्या आता है, यहां पर स्थित है, यह वाला पार्ट क्या है, इसे कहा जाता है एस्थोनोस्फीयर कहा जाता है, इसे एस्थोनोस्फीयर कहा जाता है। इसे या कहा जाता है दुर्बल मंडल भी कहा जाता है। और दुर्बल मंडल क्या है, या मेंटल का ही भाग होता है, जो अपर मेंटल होता है उसी का पार्ट होता है। और यह जो एस्थोनोस्फीयर की विशेषता क्या है, यह अर्ध तरल अवस्था में स्थित है, अर्ध तरल अवस्था में है। स्थल मंडल है, स्थल मंडल के नीचे वाला भाग क्या है, एस्थोनोस्फीयर है, या इसे कहा जाता है दुर्बल मंडल कहा जाता है। यह क्या है, दुर्बल मंडल है, यह दुर्बल मंडल है। और दुर्बल मंडल की जो विशेषता क्या है, वह क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड अवस्था में है या अर्ध तरल अवस्था में स्थित है। अब चूंकि जो स्थल मंडल है, जो ऊपरी भाग है, इसमें क्या है, संचलन हो रहा है, गति हो रही है या संचलन कर रहा है। जो ऊपरी भाग अलग अलग प्लेटें हैं, इनमें क्या होता है, संचलन होता है। और यह एस्थोनोस्फीयर पर क्या कर रहा है, तैर रहा है, एस्थोनोस्फीयर पर तैर रहा, क्योंकि एस्थोनोस्फीयर क्या है, अर्ध तरल अवस्था में है। अब संचलन के पीछे कारण क्या है, जो गति हो रहा है इन प्लेटों में, अलग अलग जो प्लेटें हैं इनमें संचलन हो रहा है, या क्रस्ट या स्थल मंडल में संचलन के पीछे कारण क्या है, वह है संवहनी धारा, संवहनी धारा। तो यहाँ पर मेंटल है, यहाँ पर क्या है, मेंटल। और मेंटल में क्या होता है कि
पृथ्वी पर क्या होता है, जैसे ऊपरी सतह पे हम देखते हैं टेम्परेचर, ऊपरी सतह पर टेम्परेचर कम, जबकि निचली सतह पर जैसे जाते हैं हम यहाँ पर मेंटल की तरफ बढ़ते हैं या कोर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर में क्या होता है, वृद्धि होती है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो क्रस्ट से जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं इसमें क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। और तापमान में वृद्धि होने के पीछे कारण क्या है, तापमान में वृद्धि होने के कारण पीछे कारण क्या है कि मेंटल में पाया जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। तो यह इसलिए यहाँ नीचे जाने पर टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो ऊपरी सतह का टेम्परेचर मान ले यदि हम 100 डिग्री के आसपास है तो यहाँ का टेम्परेचर लगभग 5 से 6,000 डिग्री के आसपास होगा। तो दूसरे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हमने देखा जो ऊपरी भाग है पृथ्वी का, जो ऊपरी भाग है यह क्या है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर है, या जिसे कहा जाता है स्थल मंडल कहा जाता है। और स्थल मंडल हमने देखा लिथोस्फीयर का निर्माण क्यों हो रहा, किससे बना है, जो क्रस्ट है प्लस मेंटल से मिलकर बना है। तो ऊपरी भाग क्या है, लिथोस्फीयर है। और यह वाला पार्ट क्या है, जो लिथोस्फीयर के नीचे वाला पार्ट कौन सा है, यह नीचे वाला पार्ट इसे कहा जाता है दुर्बल मंडल कहा जाता है, या इसे एस्थोनोस्फीयर कहा जाता है। यह क्या है, एस्थोनोस्फीयर है, या इसे कहा जाता है दुर्बल मंडल है, दुर्बल मंडल है। और जो लिथोस्फीयर है इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है या गति कर रहा है। और मूवमेंट, और यह वाला पार्ट क्या है, पृथ्वी का कोर है, जिसमें ऊपरी की सतह पर क्या है, आउटर कोर है, और यह क्या है, इनर कोर है। अब इसमें जो स्थल मंडल है या क्या है, एस्थोनोस्फीयर पर क्या है, तैर रहा है या गति कर रहा है, या मूवमेंट इसमें हो रहा है। और मूवमेंट होने के पीछे कारण क्या है, संवहनी धारा, संवहनी धारा का चलना है। अब संवहनी धारा क्या है इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए पृथ्वी का टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास है, और अंदर जैसे हम जाते हैं मेंटल की तरफ बढ़ते हैं, कोर की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर में क्या होती है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो यहाँ का टेम्परेचर यदि मान लिया जाए 5,000 डिग्री से लेकर 6 डिग्री के आसपास है। और टेम्परेचर में वृद्धि होने के पीछे कारण क्या है कि जय मेंटल के आसपास यहाँ पर क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये सब यहाँ पर पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा। अब चूंकि ऊपरी सतह का टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास है और यहाँ पर 5,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो यहाँ पर क्या है, तापांतर देखा जा रहा है या ताप प्रवणता है, ताप प्रवणता देखी जा रही है। अब ऊर्जा का ट्रांसफर किस तरफ होता है, ऊर्जा का ट्रांसफर यदि दो वस्तु है आपस में जुड़ी हुई है तो ऊर्जा का ट्रांसफर यहाँ पर यदि इसका टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, ए वस्तु इसका टेम्परेचर ज़्यादा है जबकि बी वस्तु का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो ऊर्जा का ट्रांसफर क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऊर्जा का ट्रांसफर होगा। और किसी ठोस अवस्था में क्या होता है, ऊर्जा का ट्रांसफर चालन विधि द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा होता है। क्योंकि पृथ्वी भी क्या है, ठोस अवस्था में है, यहाँ मेंटल क्या है, ठोस में अवस्था में है, तो ऊर्जा का ऊर्जा का ट्रांसफर किसके माध्यम से होना चाहिए, चालन द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यदि तापांतर अधिक है, ताप प्रवणता अधिक है, तो जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है वह संवहन के माध्यम से होगा। तो यहाँ क्योंकि यह तरल अवस्था में है, जो भी यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जा रहे हैं तो यह क्या है, तरल अवस्था में है, तो यहाँ पर ऊर्जा का ट्रांसफर संवहन के माध्यम से होगा। तो एनर्जी क्या है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी चलेगी। तो यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर होगा किस तरफ, स्थल मंडल की तरफ होगा। तो यहाँ से टेम्परेचर क्या है, ऊपर की तरफ चलेगा,
और यहाँ पर ऊर्जा का ट्रांसफर संवहन के माध्यम से हो रहा है, तो इसे कहा जाता है संवहनी धारा या कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है, या इसे कहा जाता है संवहनी धारा कहा जाता है। का जो ट्रांसफर संवहन के माध्यम से हो रहा है, ऊर्जा स्थल मंडल की तरफ चलेगी। और चूंकि यहाँ पर मेंटल में जो मेंटल के पदार्थ हैं ठोस अवस्था में थे, तो मैग्मा या पिघलित अवस्था में हो जाएंगे, और साथ ही पिघलित अवस्था में होने के साथ साथ एनर्जी के साथ साथ जो मैग्मा है, पिघलित मैग्मा है, ऊपर की तरफ उठेगा। तो इसे कहा जाता है प्लूम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्लूम कहा जाता है। तो यह क्या है? प्लूम के रूप में ऊपर की तरफ उठेगा। अब जब यह एनर्जी प्लस मैग्मा स्थल मंडल पर टकराएगा, यहाँ पर इसकी टक्कर होगी स्थल मंडल पर, इस एरिया में टकराएगा, तो क्या करेगा? इसको जो स्थल मंडल है इसको क्या करेगा? कमजोर कर देगा। तो एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही है, प्लस मैग्मा जो पिघलित अवस्था में है ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो यह स्थल मंडल कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होकर यह स्थल मंडल क्या है? दो भाग में डिवाइड हो जाएगा या टूट जाएगा। यहाँ से ब्रेक हो गया या टूट गया। और जब एनर्जी यहाँ पर टकराएगी तो इनका क्या होगा? एनर्जी का अपसरण हो जाएगा। एनर्जी का दोनों तरफ अपसरण हो जाएगा, और यहाँ पर बार बार टक्कर होने से यह प्लेट क्या है? टूट जाएगी। और जो एनर्जी है, एनर्जी क्या है? यहाँ अपसरित हो रही है, इस तरफ मूव कर गई दोनों तरफ। तो एनर्जी के साथ साथ जब यह प्लेट टूटेगा तो यह भी क्या करेगा? मूव करेगा, और यह वाला पार्ट इस तरफ मूव करेगा। तो एनर्जी के साथ साथ क्या होगा? प्लेटों का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी चल रही है, इस तरफ चल रही है। अब जो यहाँ पर टूटा हुआ पार्ट है दो पार्ट में विभाजित हुआ, मान लिया जाए ए है और बी है, तो ए और बी का संचलन किस तरफ हो रहा है? एक दूसरे के विपरीत हो रहा है। एनर्जी क्या करे? इस तरफ मूव करे। अब चूंकि जो यह क्या है? हार्ट प्लूम है, हार्ट एनर्जी है, ऊपर की तरफ उठ रही है। जब यह नीचे की तरफ आएगी या ठंडी हो जाएगी, तो यह पुनः क्या है? नीचे की तरफ आना प्रारंभ कर देगी। एनर्जी क्या है? नीचे की तरफ आना प्रारंभ कर देगी। तो यहाँ पर दो भाग डिवाइड हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा? अपसरण हो रहा है एनर्जी का। इस एरिया में क्या हुआ? अपसरण हो गया, अपसरित हो गई, और यह प्लेट इस तरफ एक दूसरे के विपरीत मूव कर रहे हैं। इसी प्रकार सेम प्रक्रिया अगर यहाँ पर भी क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यहाँ से भी एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही है, तो यहाँ भी एनर्जी क्या है? दो भाग में दो भाग में बढ़ जाएगी, अपसरित हो जाएगी, फिर यह पुनः नीचे की तरफ आना प्रारंभ कर देगी। यहाँ भी नीचे की तरफ आना प्रारंभ कर देगी। अब देखिए, एक तरफ इधर से एनर्जी आ रही है, इधर से आ रही है। इस क्षेत्र में क्या होगा? यहाँ पर मान लीजिए दो प्लेट है, एक प्लेट यहाँ सी प्लेट है और यहाँ क्या है? ए प्लेट है। यहाँ पर एनर्जी नीचे, यहाँ पर एनर्जी का ऊपरी सतह पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी का अभिसरण हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ एनर्जी उठी नीचे की तरफ, इस प्रकार मूव करेगी जब यह कोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी एनर्जी का अभिसरण हो रहा है, ऊपर की तरफ ऊर्जा का अभिसरण हो रहा है। जहाँ अभिसरण हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर प्लेट इस तरफ गति करेगी और ए वाली प्लेट इस तरफ गति कर रही है। इसी प्रकार मान लिया जाए यह डी प्लेट है तो इस तरफ मूव करेगी, तो यहाँ अभिसरण हो रहा, तो यहाँ पर प्लेटें क्या आपस में टकरा रही हैं, और जबकि यहाँ यहाँ भी प्लेटें क्या आपस में टकरा रही हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एनर्जी का अपसरण हो रहा है, तो प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हैं। पर क्या है? एक दूसरे के दूर जा रही हैं, और यहाँ पर अग क्या प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। तो यदि ए मान लिया जाए यक्स स्थान है, यहाँ वाला क्या है? वाई स्थान है, और यहाँ वाला मान लिया जाए जेड, तो जेड में क्या हो रहा है? एक दूसरे के दूर जा रही प्लेट, और जबकि ये वाई और यक्स में एक दूसरे के नज़दीक आ रही, क्योंकि एनर्जी का यहाँ पर अपसरण हो रहा है, और जहाँ अभिसरण होगा फिर नीचे की तरफ एनर्जी वापस चली आएगी। इस प्रकार यहाँ पर संवहनी सेल का निर्माण होता है। इस प्रकार अलग अलग यहाँ पर सेल का निर्माण होता है। तो जहाँ एनर्जी का अपसरण हो रहा है वहाँ पर कौन सा बल लगेगा? वहाँ पर तनाव मूलक बल लगेगा, तनाव मूलक बल लगेगा। और जहाँ पर एनर्जी का अपसरण हो रहा है, जैसे यक्स वाई में, वाई में, तो यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है? यहाँ पर संपीडनात्मक बल लग रहा है, संपीडनात्मक बल लग रहा है। तो इस प्रकार अब क्या होगा? दूसरे चित्र के माध्यम से समझते हैं। या मान लिया जाए पृथ्वी का क्या है? क्रस्ट है। पृथ्वी का ऊपरी भाग है, क्रस्ट है, और क्रस्ट सारी स्थल मंडल है, और स्थल मंडल का जो नीचे, उसके नीचे वाला भाग है
यह क्या है, एस्थोनोस्फीयर है, या इसे कहा जाता है दुर्बल मंडल कहा जाता है। और ऊपरी वाला भाग क्या है, स्थल मंडल है या लिथोस्फीयर है। और इसके नीचे क्या है, दुर्बल मेंटल के बाद मेंटल की स्थित है, यहाँ पर मेंटल है। और मेंटल में क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, टेम्परेचर अधिक है यहाँ पर, जबकि ऊपरी सतह का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। मान लिया जाए यहाँ पर भी क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से भी ऊपर की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब जहाँ एनर्जी ट्रांसफर होगा, यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो ऊपर की तरफ जब एनर्जी उठेगी तो यहाँ पर दोनों तरफ फैल जाएगी या अपसरित हो जाएगी, यहाँ पर अपसरित हो गई। तो अपसरण के कारण बार बार जब इसको पुश करेगी तो यह वाला पार्ट क्या होगा, टूट जाएगा। यानी अगर या ए वाला पार्ट क्या है, टूट जाएगा, यानी दो प्लेटों में विभाजित होगा। एक प्लेट एक दूसरे के या एनर्जी के हिसाब की दिशा में क्या करेंगी, दोनों गति करेंगी। और इधर से भी मान लिया जाए एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही है, तो यहाँ भी एनर्जी का क्या होगा, अपसरण होगा। इस प्रकार एनर्जी चलेगी, यहाँ से भी एनर्जी का अपसरण होगा। तो यहाँ भी दो भाग में प्लेट क्या होगा, टूट जाएगा। यहाँ भी अपसरण के कारण यह भी पार्ट क्या है, टूट जाएगा। और एक प्लेट इधर आ रही है और एक प्लेट इधर जा रही है। अब जहाँ एनर्जी का अभिसरण हो रहा है, जैसे एक तरफ से इधर से एनर्जी आ रही, इधर से आ रही, क्योंकि अब एनर्जी क्या है, कोल्ड हो जाएगी और नीचे की तरफ या डिसेंट्रिक होने लगेगा इनका। तो यहाँ पर अपसरण हो रहा, तो एक प्लेट इधर से आ रही, एक प्लेट इधर से आ रही, तो अपसरण होने के कारण यहाँ पर दो प्लेटें क्या है, आपस में टकराएंगे। जो भारी प्लेट है नीचे की तरफ जाएगी, जिससे गर्त का निर्माण होता है, या यहाँ पर व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण होता है। वहीं जहाँ प्लेटें ऊर्जा ऊर्जा का क्या अपसरण हो रहा है, प्लेटें एक दूसरे के जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, रिज का निर्माण होता है या कटक का निर्माण होगा। यहाँ पर कटक बनेगा। और एनर्जी क्या है, इस प्रकार जहाँ अपसरण होगा यहाँ पर पर्वत बनेगा या यहाँ पर गर्त का निर्माण होगा। तो इस प्रकार क्या है कि संवहनी धारा चलती है, जिससे प्लेटें टूट जाती हैं, कहीं इनका अपसरण होता है और कहीं क्या होगा, अभिसरण होगा, कहीं प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं। तो इस प्रकार जहाँ एक दूसरे के दूर जाएंगे वहाँ कौन सा बल लगेगा, तनाव मूलक बल लगेगा, तनाव मूलक बल। और जहाँ टकरा रही हैं वहाँ कौन सा बल लगता है, संपीडनात्मक बल लगता है, संपीडनात्मक बल लगता है। तो आज की क्लास में हमने संवहनी धारा सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया और इसके अंतर्गत देखा जो प्लेटों में संचलन हो रहा है, उस संचलन के पीछे कारण क्या है, उन कारणों की चर्चा की। तो अगला जो इसी पर आधारित है वह है, इसी को सिद्ध करने के लिए एक अगला सिद्धांत आता है, वह हैरी हेस का सिद्धांत है, जिसे कहा जाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है। इनके बारे में भी अगली क्लास में हम समझेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।